हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद मीजू। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। देखिए, आज आपके सामने मैंने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाया है पुलिस एग्ज़ाम का। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर से हमें ये आइडिया लेना है कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप ये मत एक्सपेक्ट करना कि जेके एसएसबी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि इस बार जेके एसएसबी आपका एग्ज़ाम लेगा। पर आपको एक आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि आपका सिलेबस क्या रहता है और क्वेश्चन किस तरह के, मतलब कौन से टॉपिक्स में से पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है। इस पेपर को देखने के बाद आपने एक आइडिया लगाना है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है, और हम भी अब से आपकी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे यूट्यूब पे। ठीक है, जैसे ही आपका सिलेबस आएगा हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन इससे पहले भी हमने ना बहुत सारे, जैसे जम्मू एंड कश्मीर जीके को कंप्लीट किया हुआ है, इंडियन जीके के काफ़ी सारे टॉपिक डाले हैं, और फिर हमने साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर कंप्लीट अपलोड किया हुआ है। लेकिन फिर से हम ज़ीरो लेवल से शुरू करेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आने वाले लेक्चर्स की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे। चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इससे पहले तो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे। आप अपने साथ एक नोटबुक और पेन रख लें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर काजेज, कि ये जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर है ये क्या काज करती है। देखिए, इसका आंसर तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी ही है। अब देखें, आपको ना क्या करना है, ये जो डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की बात हो रही है, तो यहाँ से एक आइडिया हो गया आपको कि इन्वायरमेंटल साइंस से भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन आते हैं और आपको पोल्यूशन के बारे में पढ़ना है, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ना है। ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। ओके, और आपको पता होना चाहिए जो ओजोन लेयर है, इसकी बात की जाए अगर, डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर क्या होता है कि जब हमारे पास थिनिंग हो जाती है और रिडक्शन हो जाती है ओजोन कंसंट्रेशन की अर्थ एटमॉस्फेयर में। ठीक है, और आपको ये पता होना चाहिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये एक प्राइमरी काज होता है इसका। ठीक है, और फिर अगर हम बात करते हैं अफेक्ट क्या होते हैं ओजोन लेयर डिप्लीशन के, ये हमारे पास इंक्रीज होती है यूवी रेडिएशन। इससे क्या होता है, यूवी रेडिएशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाती है। और फिर हमारे पास इससे जब इंक्रीज होंगी यूवी रेडिएशंस, तो हमारे पास बहुत सारी डिजीज़ के होने के ना चांसेस होते हैं, जैसे स्किन कैंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैटारैक्ट्स हो गया, और बात बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पे इसका असर पड़ता है, और खासकर क्लाइमेट चेंज पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। और इसके लिए ना बहुत सारे एफर्ट्स लगाए गए। अगर हम बात करते हैं एफर्ट्स की, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो थी इसके रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसके रिलेटेड है। अब ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसमें बोर नहीं होना, ये चीज़ें आपने पढ़नी हैं। जब हम स्टार्ट करेंगे ये चीज़ें कवर करेंगे। जो हमारे पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थी 1987 की, उसमें ये था कि ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी थी जो डिज़ाइन की गई थी हमारे पास इसके लिए। ठीक है, और ये हमारे पास एक चीज़ें है, और फिर हमारे पास बहुत सारी इसके लिए इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसलिए आपको इस तरह से आपको चीज़ों को देखना है। फिर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू विच ऑप्टिकल फिनोमिना। अब देखें, अब आपसे साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है ये किस तरह से होता है, इज ड्यू टू विच ऑप्टिकल फिनोमिना। बताए आंसर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी यही है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होता है ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अब आपको ना ये पढ़ना है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो आपको याद रखना है कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता है ये किस फिनोमिना से होता है, ये हमारे पास एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा। और यहाँ से यह है कि आपको क्लास 10th की जो साइंस की बुक है वो अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, हम भी तो लेक्चर लाएंगे, बस आपको बताना है। आप ये मत सोचना कि आपको इस बार इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। इतने इजी क्वेश्चन बीच बीच में हो सकते हैं, पर जेके एसएसबी का लेवल अब अच्छे वाला रहने वाला है, और इसलिए आपको अवेयर हो जाना चाहिए, आपको अच्छे से चीज़ों को देखना है। फिर आपसे पूछा गया डैश इज़ यूज इन थर्मल प्लांट्स, तो थर्मल प्लांट्स में किसका यूज़ होता है आपसे ये पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। तो थर्मल प्लांट्स में हमारे पास अगर हम बात करते हैं, तो जो प्राइमरली हमारे पास यूज़ होते हैं फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कोल की बात करते हैं, या फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कोल की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, फिर हम बात करें ऑयल की, तो इससे क्या होता है, टू जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। कोल जो होता है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूल होता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्यूल होता है थर्मल पावर प्लांट में।
ठीक है, और इसको बर्न किया जाता है एक बॉयलर के अंदर एक स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए। नेचुरल गैस जो होती है वो भी हमारे पास ना एक इम्पॉर्टेंट जो है इसमें यूज़ की जाती है, क्योंकि जो ये होती है नेचुरल गैस यूज्ड इन गैस टर्बाइंस में इसका यूज़ होता है एंड कंबाइंड होती है साइकिल प्लांट्स के साथ। और अगर हम बात करते हैं ये क्लीनर होती है, ये साफ़ होती है कोल से, लेकिन ये भी एक फॉसिल फ्यूल ही माना जाता है। और ऑयल की बात करें लेस कॉमनली यूज्ड होता है आज की अगर हम बात करते हैं तो ये चीज़ है। तो यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और थर्मल पावर प्लांट से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी एक टॉपिक है, सोर्स ऑफ एनर्जी ये आपको पढ़ना है, ठीक है। सोर्स ऑफ एनर्जी साइंस में आपको 20 से 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, जैसे कि मुझे लग रहा है। तो ये पेपर इसीलिए आपके सामने लाने का मकसद है कि आप ना ऐसे ही मतलब बहुत सारा टाइम अपनी बुक्स को देते हैं, पर आपको पढ़ना क्या है ये चीज़ों का भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपसे पूछा गया है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ डैश काजेज द राइज ऑफ सी वाटर ड्यूरिंग हाई टाइड्स, तो मून ही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और फिर ये भी आपको सोर्स ऑफ एनर्जी से ही क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स काज्ड बाय फॉरेस्ट फायर, आपसे पूछा गया है क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं काज्ड हो सकती हैं फॉरेस्ट फायर से। तो यहाँ पे देखें ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो सकता है, डिग्रेडेशन ऑफ कैचमेंट एरिया, तो ऑल ऑफ दी अबोव हम इसका आंसर मान सकते हैं, ठीक है। इसके और भी बहुत सारे कॉजेज़ हैं, जैसे कि लॉस हो जाना किसका, हमारे पास बायोडाइवर्सिटी का, है ना। उसके बाद सॉइल डिग्रेडेशन की बात करें, है ना, सॉइल डिग्रेडेशन हो जाता है, वाटर पोल्यूशन होती है इसी से। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अपने याद रखने हैं। वाटर पोल्यूशन का हो जाना, एयर पोल्यूशन का हो जाना, ये सारे के सारे हमारे पास फॉरेस्ट फायर से ही हो सकते। और ह्यूमन हेल्थ रिस्क हो सकती हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, आई एंड स्किन इरिटेशन हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से तो ये आप याद रख सकते हैं हमारे पास प्रॉब्लम्स काज बाय फॉरेस्ट फायर, ओके। देखिए जैसे ही आपका जेकेपी का ना सिलेबस आएगा, ये हमारी गारंटी है कि आपको जैसे साइंस पोर्शन की बात करें, जीके पोर्शन की बात करें, रीजनिंग, इंग्लिश, ये सारे पोर्शन आपको बहुत अच्छे से करवाए जाएंगे। जैसे ही आपका सिलेबस आउट होगा तो इसी यूट्यूब चैनल पे आपकी प्रिपरेशन हम 100% अच्छे से करवाएंगे, ये हमारा वादा आपसे, ठीक है। इससे पहले भी जेके एसएसबी के जितने एग्ज़ाम हुए हैं हमारा रिजल्ट अच्छा रहा है, कोशिश की है हमने, ठीक है ना, कोशिश की है। देखिए चीज़ें वही पढ़नी है जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, जो आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। लेकिन ये जेकेपी कंस्टेबल का एग्ज़ाम अब जेके एसएसबी लेगा, तो आप खुद जानते हैं कि जेके एसएसबी का आप जो क्वेश्चन पूछने का लेवल है वो क्या है। तो उसके लिए आपने काम और भी करना है कि हमारे पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ना यहाँ पे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा क्विज़ टेस्ट के लिए, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा जहाँ पे डेली लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलेगी, तो वो ज़रूरी ज्वाइन कर लेना। और हाँ, अगर आपको पीडीएफ्स चाहिए ना, पीडीएफ रिवीजन करने के लिए, इससे पहले जितने भी लेक्चर हो चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर जी के कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 2000 प्लस एमसीक्यूज़, प्लस अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर की बात करें 2000 प्लस एमसीक्यूज़। कल पटवारी का एग्ज़ाम हुआ था, एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं आया हुआ, मैंने सारे क्वेश्चन शेयर किए थे। और अगर हम बात करते हैं साइंस के एमसीक्यूज़ प्लस थ्योरी कंप्लीट मिल जाएगी, अभी से ही आप रिवीजन कर सकते हैं। और आपको साथ ही साथ यहाँ पे पेड ग्रुप में भी ऐड कर दिया जाएगा आने वाले मॉक टेस्ट के लिए, ठीक है। 499 आपकी फ़ी रहेगी, ठीक है। इसी में आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड होंगे, आपके टेस्ट भी होंगे, मॉक टेस्ट। जो भी इंटरेस्टेड एस्पायरेंट हैं तो ज्वाइन हो जाएं। 8492886188 पर आपने मैसेज करना है और रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है, अगर आपको हमारे साथ प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। 8492886188 पर मैसेज कर देना, ठीक है। हम अपनी तरफ से 100% देंगे और हम आपके डाउट भी सुनते हैं, आपके मैसेज का रिप्लाई भी करते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारा जेकेपी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहे, ठीक है। तो आप मैसेज कर देना इस नंबर पे, कोई भी इंटरेस्टेड एस्पेरेंट होगा तो कर देना। बाकी जो मैंने कहा लिंक ज्वाइन करने के लिए वो कर लेना, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कार्बन डाइऑक्साइड क्या काज करता है, और ऑप्शन आपके सामने थे। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है इसकी वजह से, ठीक है। ये आप याद रख लेना। और ग्रीन हाउस इफेक्ट पे क्वेश्चन बनता है,
ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, जिसे आप CO2 के नाम से जानते हैं, ये ट्रैप करता है हीट को। क्या करता है? ट्रैप करता है हीट को इन द अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर। किसके अंदर? अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर। और उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, और ये रिजल्ट जो होता है इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। दिस रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग फिर होती है, वेयर द प्लेनेट एवरेज टेम्परेचर क्या हो जाता है? राइज हो जाता है। तो ये आप याद रखना, क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है इससे। तो आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड एक नेचुरली अकरिंग ग्रीन हाउस गैस है, बट इट्स एलिवेटेड लेवल्स ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें, हैव सेवरल सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ओके, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लरी, दिस कंडीशन इज नोन एज। देखें, आपने ना क्लास 10th में मायोपिया पढ़ा होगा, प्रेस बायोपिया पढ़ा होगा, हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा होगा, ये वही क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए कितने सिंपल क्वेश्चन। लेकिन अब आपको ना ध्यान रखना, ये चीज़ें अब भी आपको पढ़नी है, आपका सिलेबस यही रहेगा, देख लेना। लेकिन आपको थोड़ा सा इस बार जो पेपर होगा, थोड़ा सा इससे हाई लेवल का पेपर होगा। मैं फिर से दोबारा से बोल रहा हूँ, पहले से अवेयर कर रहा हूँ कि अब आपको अच्छे से प्रिपेयर रहना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपके सामने ही है। फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग लाइट ट्रैवल फास्ट, जो लाइट है ये किस में ट्रैवल फास्ट किस में करती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए लाइट जो है ना, लाइट यहाँ पे ये मार्क गलत आंसर हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? लाइट जो है ये ट्रैवल फास्ट करती है एयर में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लाइट से आपसे जो ना एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। और लाइट की बात करें, लाइट जो है ये मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है एक वैक्यूम में शो करती है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं तो लाइट जो है हमारे पास जो है फास्ट किस में ट्रैवल करती है? एयर में। फिर हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा गया है? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज। आपसे ना यूनिट एंड मेजरमेंट पूछे जाएंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, इसे किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, आपको आंसर बताना था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास, देखें, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर जो होता है वोल्ट एम्पेयर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये क्यों होता है? दिस इज बिकॉज पावर जो होता है ये प्रोडक्ट होता है पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का, और विच कैन बी प्रेजेंटेड एज द फार्मूला इसका होता है P इज इक्वल टू वी आई, वेयर P क्या होता है? ये P पावर होता है, और V जो हमारे पास होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और ये I हमारे पास करंट होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Fe इज द सिंबल ऑफ। आपसे ना Fe का सिंबल पूछा गया है, तो आपको पता है आयरन का सिंबल Fe होता है, ठीक है। तो इस तरह से अल्मोनियम का क्या होता है? Al। ये आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आपको एक बात ये भी याद रखनी है, सिल्वर जो है ना इसका बड़ी बार पूछा जाता है, और सिल्वर का ना Ag होता है, ठीक है, Ag। ओके, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, वन सेल थिक वेसल्स आर कॉल्ड, कि जो हमारे पास वन सेल थिक वेसल्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं? आपको सर्कुलेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आ गया, चलिए बताएं। वीन्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, मसल्स होते हैं, आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वन सेल थिक वेसल्स आर कॉल्ड, तो कैपिलरीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फिर आपसे पूछा गया है द क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड फॉर, कि जो क्लोरोफिल होती है फोटोसिंथेसिस में ये किसके लिए यूज़ होती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखें क्लोरोफिल जो होती है ना फोटोसिंथेसिस में, ये ऑब्जर्व करती है लाइट एनर्जी को, फिर इसको कन्वर्ट कर देती है केमिकल एनर्जी में, जो प्लांट्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए ग्लूकोज। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। फिर थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज गिवन बाय, देखिए आपको ये साइंस से बेसिक्स क्वेश्चन आए, और थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दी थी? चार्ल्स डार्विन ने दी थी, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। फिर आपको पूछा गया है बाइल जूस इज सेक्रीटेड बाय, बाइल जूस किस तरह से सेक्रीट होता है? चलिए कौन सेक्रीट करता है? लंग्स करते हैं, लीवर करता है, पेनक्रियाज करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन करती है। तो इसका आंसर भी इजी था, लीवर जो होता है ये हमारे पास बाइल जूस को सेक्रीट करता है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड, तो इसको क्या कहा जाता है? कि ऐसी रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स इज कॉल्ड। तो याद रखना, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस आर रेडिकल्स टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आपने केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, इक्वेशन एंड रिएक्शंस के बारे में केमिस्ट्री में, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब आपको ये टॉपिक ना नोट करने हैं अपनी कॉपी पे, ये मेरा वीडियो लाने का मकसद ही यही है, ठीक है। आपको बताना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है एग्ज़ाम में।
तो ये आप चीज़ें नोट करते रहे। फिर क्वेश्चन नंबर 16 है, बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आर, ये क्या है हमारे पास, क्या ये कलरलेस होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, हैवियर देन एयर होते हैं, या सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेज ये क्या होती हैं। तो देखिए अगर हम बात करते हैं जो द ओनली प्रॉपर्टी दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन की बात करते हैं, CO2 की अगर हम बात करें और साथ ही साथ H2 की बात करें गैसेस की, तो अगर इनकी बात करते हैं हैव इन कॉमन इज दैट दे आर बोथ कलरलेस, ये कलरलेस होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। फिर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, कॉपर एंड जिंक अलॉय इज नोन एज, कि जो हमारे पास कॉपर एंड जिंक हैं ये अलॉय किस तरह से जाने जाते हैं, इज नोन एज। चलिए बताएं ज़रा, आपको ना ये पूछा जाएगा मेटल एंड नॉन मेटल से क्वेश्चन आएंगे, मेटल एंड नॉन मेटल, इनकी प्रॉपर्टीज़ पूछेगा, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ पूछेगा, और इनमें ना जो भी एक्सेप्शन होते हैं, जो फैक्ट होते हैं ना इनमें, वो बहुत एग्जाम में आते हैं, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ब्रास ही इसका करेक्ट आंसर है। देखें हमारे पास अलॉय क्या होता है, अलॉय क्या होता है, अलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, ये क्या होता है, मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट का, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स फॉर द क्रिएशन, किसकी क्रिएशन के लिए, एक न्यू एलिमेंट की क्रिएशन के लिए, मेनली अगर हम बात करते हैं मेटल्स के केस में। ठीक है, तो आप याद रख लेना कॉपर जिंक अलॉय जो होता है वो हमारे पास ब्रास ही होता है। ठीक है, ब्रास इज द करेक्ट आंसर, ये आपने इस तरह से याद रखना है। ड्राइविंग फोर्स फॉर एनी इकोसिस्टम इज, ये क्वेश्चन हमने देखो कितनी बार आपको पढ़ाया है, और ड्राइविंग फोर्स किसी भी इकोसिस्टम की सोलर एनर्जी ही होती है, यानी कि जो हमारे पास सन की एनर्जी होती है, सनलाइट, सोलर एनर्जी, ये हमारे पास ड्राइविंग फोर्स होती है किसी भी इकोसिस्टम की। आपको इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आएंगे तो आपने याद रखना है, इकोसिस्टम को भी पढ़ना है, और हमने वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, जाके देख लेना, बायोडाइवर्सिटी पे भी किए हैं। दोबारा से हम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। हमारी कोशिश ये रहती है कि आपका पेपर अच्छा होना चाहिए, आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, विच ग्रुप ऑफ वेस्ट मटेरियल कैन बी क्लासीफाइड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल, आपसे पूछा गया है कौन सा इनमें से जो ग्रुप है वेस्ट मटेरियल का जो क्लासीफाई किया जाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। चलिए बताएं, ऑप्शन आपके सामने थे, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस होती हैं ना, आपको ये पता होना चाहिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिक टॉयज़ हो गए, पॉलीथीन बैग्स हो गए। ठीक है, तो ये अपने याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी है। और आपको बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफरेंस आना चाहिए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन सी होती हैं, ये ऐसा मटेरियल होता है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, जो ब्रोकन डाउन नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों बाई नेचुरल ऑर्गेनिज्म के थ्रू, एंड कैन रिमेन ऑन अर्थ फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, ये हमारे पास ज़मीन में ही वैसे ही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको याद रखना है, इसकी और बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। ठीक है, चलिए वाटर बॉटल्स हो सकती हैं, मेटल कैन्स हो सकते हैं, इस तरह से। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ह्यूमंस हैव 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स एंड वाई, आपने जेनेटिक्स पढ़ा होगा अच्छे से, 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा। और बेस्ड ऑन मेंडल्स लॉ ए मेल ऑफ स्प्रिंग विच कम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, आपसे पूछा गया है कि जो मेल ऑफ स्प्रिंग होते हैं और वो हमारे पास किस कम्बिनेशन के होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए ना यहाँ पे क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू अगर हम मेंडल लॉ की बात करते हैं, मेल ऑफ स्प्रिंग इनहेरिट करता है 1X क्रोमोसोम्स को मदर साइड से एंड 1Y क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, ओके, फादर साइड से। तो आपने याद रखना है 1X क्रोमोसोम होगा मदर साइड से, 1Y क्रोमोसोम होगा फादर साइड से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कम्बिनेशन ऑफ X एंड Y क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईदर ऑफ इट्स पेरेंट्स, तो ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होना चाहिए इस करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर है। और अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की, तो यहाँ पे जीके पोर्शन स्टार्ट हो गया है। अब हम ना ये साइंस ही आज रखते हैं, क्योंकि साइंस पोर्शन इसलिए लाया कि आपको पढ़ना क्या है, और इसी तरह से अब हम सीक्वेंस में ना जो साइंस के लेक्चर हैं वो लाएंगे। ठीक है, और जीएस पोर्शन तो लाते ही हैं, आपने वीडियोस देखी होंगी, वो वीडियोस जाके देख लो, जो भी इससे पहले इस लास्ट मंथ में वीडियोस अपलोड किए हैं वो सारे देख लो। पहले आप जम्मू एंड कश्मीर जीके को कंप्लीट करो, फिर हम अब साइंस के जो है ना डेली लेक्चर्स अब लाते रहेंगे। ठीक है, और बेसिक से स्टार्ट करेंगे, यूनिट एंड मेजरमेंट से स्टार्ट करेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और ध्यान से, बाकी आपको पेड हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है पीडीएफ्स वगैरह के लिए, इससे पहले जितने भी लेक्चर्स की हो चुकी हैं, आने वाले टेस्ट वगैरह के लिए 499 आपको फ़ी पड़ेगी।
और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। वहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्विज़ क्वेश्चन भी डालते रहते हैं हर एक चीज़, और टाइमली आपको पता भी चलता रहेगा कि आपको कैसे कैसे सिलेबस को कवर करना है, ठीक है। हर एक चीज़ का वहाँ पे आपको आइडिया होगा, तो आप वहाँ पे हमें उस नंबर पे मैसेज कर देना। अब साइंस पोर्शन में आपको पता चल गया होगा कि क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और ये चीज़ें आपको अच्छे से अब पढ़नी है। आपका पेपर लेवल थोड़ा सा अब जो है वो अच्छा आने वाला है। अब ये पहले पेपर है, इस तरह के पेपर नहीं पूछे जाएंगे, और JKSS भी इस बार आपका पेपर डालेगा। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको एक आइडिया देना था मैंने, ठीक है। बाकी टेलीग्राम का लिंक वगैरह ज्वाइन कर लेना। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ जो हमारे पास यूनिट एंड मेजरमेंट पे बेस्ड होगा, और साथ ही साथ हम जीके पोर्शन को अभी फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि करंट अफेयर को लेके चलते हैं, क्योंकि आजकल JKSS भी करंट अफेयर से कल के पेपर की बात करें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हुए थे, मिलिट्री एक्सरसाइज पे क्वेश्चन पूछे हुए थे, तो वो हम लेक्चर्स लाएंगे, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर जीके ऑलरेडी कंप्लीट की हुई है, जाके देख लेना, ठीक है। चलिए मिलते हैं, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।